नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं कनकलता। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष 16 से 28 फरवरी का अंक लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, लगातार तीसरी बार सत्ता में लाकर विश्वास जताने वाली 140 करोड़ जनता की आकांक्षाओं और विश्वास पर वर्तमान केंद्र सरकार खरी उतर रही है। आम बजट 2025-26 भी दीर्घकालिक सोच है और विकसित भारत के संकल्प के साथ विकास को निरंतरता देने वाला है। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि एक ही आम बजट में सभी वर्ग स्वयं को सशक्त महसूस करें, लेकिन स्वर्णिम भारत के संकल्प के साथ पेश किया जाने वाला आम बजट इस बार भी उसी निरंतरता का प्रतीक बना है। अमृतकाल के इस बजट ने भी मध्यम वर्ग, गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा और उद्यमियों में नया उत्साह भर दिया है। ये विकसित भारत की संकल्प यात्रा का दिशा निर्देशक बजट है। एक दशक में विकास की यात्रा से स्वर्णिम भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी वाला ये बजट है। दूरदृष्टि से पेश किए गए अभूतपूर्व ऐतिहासिक आम बजट ने समाज के हर वर्ग को सशक्त किया है और यही इस बार के हमारे अंक की आवरण कथा है, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी दी। और आज हम बात करते हैं पत्रिका के अन्य आकर्षणों की। व्यक्तित्व की कड़ी में सुप्रसिद्ध मूर्तिकार रामवनजी सुतार पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद भवन में छात्रों से किए गए संवाद, देश के गुमनाम नायकों सहित अन्य लोगों के लिए घोषित पद्म सम्मान, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय पर विशेष सामग्री इसमें शामिल है। साथ ही एनसीसी पीएम रैली, उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव, 38वां राष्ट्रीय खेल सहित पखवाड़े भर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अन्य कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा इनसाइड में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और बैक कवर पर विजय चौक पर 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला बीटिंग रिट्रीट समारोह इस अंक की विशेषता है। अपने असाधारण काम के जरिए देश और समाज की सेवा करने वाले नायकों के सम्मान में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। पुरस्कार सूची में 13 मरणोपरांत और 10 विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के नाम शामिल हैं। इस वर्ष की सूची में 23 महिलाओं का नाम भी शामिल है। इन्हें मिलाकर अब तक 5 वर्ष में पद्म पुरस्कार पाने वाली महिलाओं की संख्या 135 तक पहुंच गई है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा एक औपचारिक समारोह में राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार की सूची में इस बार भी कई गुमनाम और अनोखे नाम शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश से सेब सम्राट हरिमन शर्मा, नागालैंड के फ्रूटमैन एल हेंगथिंग, सिक्किम के नेपाली गीतों के गुरु नरेन गुरुंग, पश्चिम बंगाल के ढाक वादक, 150 से अधिक महिलाओं को ढाक का प्रशिक्षण देकर रूढ़िवादिता तोड़ने और उनके लिए हल्का ढाक बनाने वाले गोकुल चंद्र डे, और उत्तराखंड के ट्रैवल ब्लॉगर दंपति ह्यूज और कोलिन गैंडजर को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। खेल क्षेत्र में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर पिया श्रीजेश को पद्म भूषण, पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह, पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन, पूर्व फुटबॉलर IM विजयन, पैरा एथलीट कोच सतपाल सिंह को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं विदेशी एनआरआई, पीआईओ श्रेणी में वैश्विक स्तर पर भारत का मान बढ़ाने वालों को जो पुरस्कार दिए गए हैं, उनमें ब्राजील में वेदांत और भारतीय दर्शन को लोकप्रिय बनाने वाले जोनास मसेटी, कुवैत की योग प्रैक्टिशनर शेख अली अल जबर अल सबाह का नाम शामिल है। वहीं जापान की ओसामू सुजुकी को व्यापार और उद्योग क्षेत्र के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कारों की विस्तृत जानकारी आप पत्रिका से ले सकते हैं। डॉक्टर रामवनजी सुतार भारतीय मूर्ति कला का एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी कला से विश्व मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जैसी कालजयी कृतियां उनकी अद्वितीय प्रतिभा और अटूट समर्पण की गवाही देती हैं। उनकी कला न सिर्फ पत्थरों को आकार देती है, बल्कि उनमें आत्मा भर देती है। रामवनजी सुतार की इसी कला को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चंबल देवी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए सराहा, तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए चुना।
और फिर उसका उद्घाटन भी उन्होंने किया। भारतीय संसद, संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय और हिरोशिमा सहित दुनिया के 450 शहरों में सुतार के हाथ से तराशी गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा अपना संदेश दे रही है। उनका पहला उल्लेखनीय काम मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध पर 45 फीट का चंबल स्मारक था। अपने लंबे करियर में पद्मश्री, पद्म भूषण, टैगोर पुरस्कार, मंगोलिया का द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार पुरस्कार प्राप्त करने के साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए फ्रांस के इकोले सुपीरियर रॉबर्ट डी सोरबोन विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि दी, तो वहीं स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। अब राम वनजी सुतार और उनके बेटे डॉक्टर अनिल आर सुतार भारत में बनाई जा रही कई सबसे बड़ी मूर्तियां बना रहे हैं, जिनमें अयोध्या में प्रस्तावित 251 मीटर ऊंची भगवान राम की मूर्ति भी शामिल है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को विरासत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली जो डगमगा रही थी। सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत दुनिया में 10वें नंबर पर था, विकास की रफ्तार सुस्त पड़ रही थी और निवेशकों का भरोसा भी कमजोर था। तब की कमजोर अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में भारत वैश्विक निवेश के सबसे आकर्षक केंद्र में है। तो इसके पीछे हैं बीते सालों के वो मजबूत फैसले जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की नई पटकथा को लिखा। कहते हैं भूतकाल के आंकड़ों पर भविष्य खड़ा नहीं हो सकता, इसके लिए वर्तमान को सही रास्ते पर चलकर जाना होगा। यही कारण था जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली तो उनके सामने भारत की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लौटाने के लिए कड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी थी। गैर जरूरी कानून हटाए गए, उद्योगों और निवेशों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस, अनुकूल पॉलिसी फ्रेमवर्क, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ निवेश के लिए सुदृढ़ वातावरण तैयार कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान दिया गया और इसके साथ ही तकनीक को जोड़ते हुए सुशासन के बल पर आर्थिक प्रगति के साथ साथ निवेश का ऐसा मजबूत माहौल तैयार किया गया कि भारत आज दुनिया भर के निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के साथ भारत ने वैश्विक परिदृश्य में अनिवार्य शक्ति के तौर पर खुद को स्थापित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है। भारत वैश्विक निवेश का सबसे आकर्षक केंद्र पर एक विशेष रिपोर्ट आप इस पत्रिका के अंक में पढ़ सकते हैं। पूर्वी भारत को केंद्र की वर्तमान सरकार ने हमेशा एक नए दृष्टिकोण से देखा है। पूर्वी भारत में बुनियादी ढांचे का विस्तार, परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने, स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर काम हो रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में अब तक की सबसे बड़ी बिजनेस समिट को संबोधित किया। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में ओडिशा के महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 के बाद से राज्य की 30 से अधिक यात्राएं की। पीएम मोदी की इतनी यात्राएं ये दर्शाती हैं कि पूर्वी क्षेत्र विकास को लेकर केंद्र सरकार किस स्तर पर प्रतिबद्ध है। इस कॉन्क्लेव की सभी जानकारियां पत्रिका में शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी भारत के प्रति अपना विजन इन शब्दों में रखा। साथियों, मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। इतिहास साक्षी है, जब ग्लोबल ग्रोथ में भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी थी, तब पूर्वी भारत का अहम योगदान था। पूर्वी भारत में देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब थे, पोर्ट्स थे, ट्रेड हब थे। ओडिशा की इसमें बड़ी हिस्सेदारी भी थी। ओडिशा साउथ ईस्ट एशिया में होने वाले ट्रेड का प्रमुख सेंटर हुआ करता था। यहां के प्राचीन पोर्ट्स एक प्रकार से भारत के गेटवे हुआ करते थे।
दोस्तों, हमारी ऑटो इंडस्ट्री आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एनवायरनमेंट और उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखकर उसके भविष्य को आकार दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर ऑटोनॉमस ड्राइविंग तक इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं और इस बदलाव में मेक इन इंडिया एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। ऑटो इंडस्ट्री का दायरा दिन पर दिन कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 5 दिवस तक आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में करीब 5 लाख लोग शामिल हुए, जबकि पिछले वर्ष महज 1.5 लाख लोग इसमें आए थे। यही नहीं, इस बार एक्सपो में 5,000 से ज्यादा ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए, जबकि पिछले एक्सपो में महज 800 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ऑटो एक्सपो का दायरा इतना बड़ा है कि एक्सपो दिल्ली एनसीआर में 3 जगह आयोजित किया गया। यहाँ पर टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, रिसर्च और इनोवेशन के अलावा कई अन्य क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल हुए, जिसमें ऑटो इंडस्ट्री के भविष्य की जरूरतों पर निर्णायक बात हुई। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 की सभी जानकारियां हमारी पत्रिका से ली जा सकती हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। 20 लाख कैडेटों के साथ एनसीसी युवाओं में राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र निर्माण का भाव जगाता है। संकल्प साधना की इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी पीएम रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा पर चल रही बहस में युवाओं से सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव उनके भविष्य पर पड़ता है। भारत जिस कालखंड में आजाद हुआ, एनसीसी की शुरुआत भी लगभग उसी समय में हुई। एनसीसी ने हर समय भारत के नौजवानों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी और उन्हें अनुशासन का महत्व समझाया। पीएम रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनसीसी में सुधार का परिणाम हम कैडेट्स की संख्या में भी देख रहे हैं और इस आयोजन की विस्तृत जानकारी हमारी इस पत्रिका में शामिल है। अमृत महोत्सव वर्ष में शुरू हुई संसद की दूरगामी पहल अमृतकाल के अध्याय में नए आयाम जोड़ रही है। अपने नेताओं को जाने कार्यक्रम युवाओं के बीच महान राष्ट्रीय नेताओं की जीवन और योगदान के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। इसी कड़ी में संसद के केंद्रीय कक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए छात्र छात्राएं शामिल हुए और इस अवसर पर युवाओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संवाद काफी प्रेरक रहा। युवाओं के साथ संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा कि 2047 तक देश का लक्ष्य क्या है। इस पर एक विद्यार्थी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब पूछा कि 2047 तक ही क्यों, तब एक अन्य विद्यार्थी ने बताया कि जब भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मना रहा होगा, तब हमारी मौजूदा पीढ़ी राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार हो जाएगी। संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रीय नेताओं को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने में देश के युवाओं की भागीदारी पर नई अवधारणा के तहत शुरू कार्यक्रम अपने नेताओं को जाने के लिए 11 नेताओं की जयंती को रखा गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और युवाओं के संवाद का ब्यौरा पत्रिका में पढ़ा जा सकता है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। दोस्तों, हमें रहता है आपके सुझावों का इंतजार। धन्यवाद। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं कनकलता। नमस्कार।